साझेदारी फर्म के अंतर्गत एकाकी व्यापार की तरह ही खाते तैयार किए जाते हैं। अब साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो जितने भी साझेदार होंगे वे उतने खाते खोले जाते हैं। तो ऐसी दशा के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार का अलग अलग खाता न खोल करके कॉलमनर फॉर्म स्तंभाकार के रूप में स्तंभाकार साझेदारों के पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। साझेदारों के साझेदारी के जो लेखे पूंजी खाते जो रखने के जो विधियां हैं, तो वे साझेदार के पूंजी खाते रखने की दो विधियां हैं। स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत साझेदार की पूंजी का शेष स्थिर रहता है, न बढ़ता है न घटता है। परंतु इस विधि के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं। नंबर एक, इस विधि के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और दूसरा है चालू खाता। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। पूंजी खाते के अंतर्गत केवल साझेदार जो लगेगी पूंजी को दिखाया जाता है। तो यदि व्यापार का स्वामी व्यापार में से पूंजी वापस निकाल देता है या नई पूंजी लगाता है तो पूंजी के अलावा उसमें अन्य कोई मद का लेखा नहीं किया जाता है। तो इस कारण पूंजी का शेष स्थिर रहता है। साझेदारों से संबंधित अन्य मदें चालू खाते में दिखाई जाती है, जैसे साझेदार का पारिश्रमिक, वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, हानि, आहरण का ब्याज, ये सभी मदें अलग चालू खाते में लिखी जाती है। इस कारण पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसे स्थायी पूंजी पद्धति कहते हैं। चालू खाते का डेबिट या क्रेडिट कोई भी शेष हो सकता है। तो स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत पूंजी खाता का फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसका अंतर्गत ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट कोई भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः स्थायी पूंजी पद्धति में हमेशा पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है। यदि पुराना बिजनेस हो, पहले से चला आ रही फर्म पहले से चली आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में पहले से चल रही फर्म का बैलेंस साझेदार का बाई बैलेंस बीडी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखा जाएगा। यदि नई फर्म हो या पूंजी वर्ष के बीच में और लगाता है तो बाई केस। यदि वह पूंजी फर्म से विड्रॉल कर लेता है, साझेदार निकाल देता है, तो उस कंडीशन के अंदर डेबिट में लिख देंगे आप कैपिटल अकाउंट DR2 के। इस प्रकार कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, अकाउंट क्लोज कर देते हैं टू बैलेंस CD। ये कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंतर्गत आपके पूंजी को छोड़ करके पूंजी के अलावा साझेदार से संबंधित जो मदें होती है, उन मदों को चालू खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। चालू खाते का DR शेष भी हो सकता है और CR शेष भी हो सकता है। यदि उस पहले से बैलेंस डेबिट है तो टू बैलेंस BD और क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस BD हो सकता है। अब इसके अंतर्गत पूंजी के अलावा पूंजी साझेदार के से संबंधित अन्य मदें
पूंजी के अलावा साझेदार से संबंधित अन्य बदले साझेदार का पारिश्रमिक, वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी का ब्याज, लाभ, हानि, आन का ब्याज, ये चालू खाते में दिखाया जाता है। इस कारण जैसे कि पार्टनर पारिश्रमिक होती है, सैलरी, साझेदार का वेतन, उन साझेदार का कमीशन, बोनस, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि वो घर खर्च के लिए निकाल देगा तो टू ड्रॉविंग, उसका ब्याज यदि लगता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इसका बैलेंस डीआर भी हो सकता है, सीआर भी हो सकता है। यदि डीआर अधिक है तो बाई बैलेंस शीट करके लिख दीजिए, यदि सीआर अधिक है तो टू बैलेंस शीट करके लिख दीजिए। कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, ये करंट अकाउंट। ये स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाता में केवल साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी को दिखाया जाता है, उसके अलावा अन्य मदें नहीं लिखी जाती है। जबकि चालू खाते का अंतर्गत साझेदार से संबंधित अन्य मदें, साझेदार का वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी का ब्याज, लाभ, हानि, आनंद और आनंद का ब्याज, इसे आपके चालू खाते का अंतर्गत दिखाया जाता है। अब चालू खाते के अंतर्गत ये यदि लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये इफ लॉस और ये इफ प्रॉफिट, ये फॉर्मेट हुआ इसका स्थायी पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत केवल एक साझेदार का पूंजी खाता बनाया जाता है। उस पूंजी खाते के अंतर्गत साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी और पूंजी खाते से संबंधित वेतन, बोनस, कमीशन, लाभ, हानि, आनंद का ब्याज, पूंजी का ब्याज, सभी मदें एक ही खाते में दिखाई जाती है। इसके कारण पूंजी का शेष बढ़ता है या घटता है, इसको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति कहते हैं। उसके अंतर्गत केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके अंतर्गत आपके केवल एक खाता बढ़ेगा, साझेदार का पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत केवल एक खाता बनता है, साझेदार का पूंजी खाता। उस पूंजी खाते में साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी और पूंजी से संबंधित मदें एक ही खाते में दिखाई जाती है। इसके कारण पूंजी का शेष बढ़ता है या घटता है। ये कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस डीआर या सीआर कोई भी हो सकता है। सामान्यतः सीआर बैलेंस होता है, लेकिन कभी लॉस होने के कारण हो सकता है। ये आपके यदि नए पूंजी नया बिजनेस हो तो बाई केस, या पूंजी और लगाई जाती है तो बाई केस। बाकी मजे एज इट इज होगी। इस प्रकार मतलब आपके चालू खाता। अब स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत अंतर। स्थायी पूंजी पद्धति के अंदर पूंजी खाता का शेष स्थिर रहता है, जबकि परिवर्तनशील में बदलता रहता है। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। इस पर केवल एक साझेदार का पूंजी खाता बनता है। स्थायी पूंजी पद्धति के अंदर पूंजी को पूंजी खाते में और साझेदार से संबंधित अन्य मदों को चालू खाते में दिखाया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में सभी मदों को एक ही खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। यह साझेदार के पूंजी खाते बनाने की विधि है। अब देखिए पूंजी पर ब्याज की गणना
और आहरण पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना तो सामान्यतः अपन जो ब्याज निकालते हैं वैसे निकाल दो, या गुणनफल विधि के द्वारा भी ज्ञात कर सकता है। ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है, पूंजी का ब्याज हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख में यदि पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर टोटल अमाउंट into time into rate 12 into 100। यदि एक बार ही पूंजी लगाई हो तो, यदि बार बार पूंजी लगाते हैं तो उस दशा के अंतर्गत आपके पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने में टोटल प्रोडक्ट गुणनफल विधि के द्वारा भी कर सकता है। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12 into 100। ये पूंजी का ब्याज। आहरण पर ब्याज, आहरण का ब्याज में भी सूत्र यही होगा कि आहरण का ब्याज गुणनफल विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आहरण का ब्याज वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12 into 100, 12 into 100। ये आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन। पूंजी का ब्याज व्यापार का खर्च है, इसे लाभ हानि नियोजन खाते के अंतर्गत डेबिट में दिखाया जाता है, जबकि आहरण का ब्याज व्यापार की आय है और इसे लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज के अंतर्गत टोटल प्रोडक्ट, ये गुणनफल विधि, आहरण पर ब्याज की गणना में गुणनफल विधि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12 into 100। ये गुणनफल विधि में अमाउंट जो आपके ड्राइंग की जाती है पर्सनल यूज के लिए जो राशि निकाली जाती है उसको अंतिम खाते बनाने की तारीख तक उसका समय गिना जाएगा, उसके सामने उसका टाइम लिख देंगे और पर्टिकुलर निकाली गई राशि को उस टाइम से गुणा करेंगे। तो अमाउंट को टाइम से गुणा करते हैं, अमाउंट इनटू टाइम, तो ऐसी दशा में हुआ आता प्रोडक्ट गुणनफल। तो गुणनफल विधि के द्वारा आहरण का ब्याज। अगला है औसत विधि। ये गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि, औसत विधि एवरेज मेथड। यदि प्रश्न के अंतर्गत आपके पास निजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि दे रखी है लेकिन कब निकाली गई कोई समय नहीं दे रखा है, तो उस दशा के अंतर्गत उसका ब्याज एवरेज आधे वर्ष का यानी 6 महीने का लिया जाएगा, आधे वर्ष का ब्याज निकाला जाएगा। यदि उसका कब निकाली कोई समय नहीं दे रखा, आहरण का ब्याज आपको देने के लिए कहा जाए, वसूल करने के लिए कहा जाए, तो आहरण का ब्याज आप वसूल कर सकते हैं आधे समय का। जैसे कि वर्ष में महीने होते हैं 12 महीना, तो उस समय 6 महीने का उस पर चार्ज किया जाएगा। यदि कब निकाला टाइम नहीं दे रखी और ब्याज की दर प्रश्न में दे रखी है, आहरण का ब्याज ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत ये होगा। आहरण का ब्याज यदि प्रत्येक महीने की हर महीने कोई साझेदार आहरण करता है, सिमिलर अमाउंट, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट, सिमिलर अमाउंट, यदि साझेदार हर एक महीने के को हर महीने निकालता है
और निकाली जाने वाली राशि समान होती है, तो उस दशा में आरएन पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? सुनिए, आरएन पर ब्याज की गणना इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को यदि वो हर पहली तारीख को, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को एक इक्वल अमाउंट हर महीने निकालता है, तो उस दशा में पूरे वर्ष में निकाली गई रकम का योग किया जाएगा और उस पर 6.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। When partners drawing for personal use similarly equal amount first date of each month, then interest charged on drawing for 6 half month, interest on capital बराबर interest on drawings बराबर total drawings during the year into 6.5 upon 12 into rate upon 100. ये ब्याज 6.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। यदि प्रत्येक महीने के मध्य में वह समान राशि घर खर्च के लिए निकालता है, तो उस दशा के अंतर्गत 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। तो उस दशा का अंतर्गत when the partner drawings for personal use middle of month, in each middle of month equal amount drawing by partners for personal use, then interest on capital बराबर total drawing during the years into 6 upon 12 into rate of interest upon 100, 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा। यदि प्रत्येक महीने के अंत में यदि वो एक समान राशि घर खर्च के लिए साझेदार निकालता है, when the amount withdrawn by partner for personal use last date of each month, then average interest charged 5.5 month, प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को यदि साझेदार आहरण करता है, तो उस कंडीशन के में आहरण का ब्याज 5.5 महीने का वसूल किया जाएगा। टोटल आहरण की गई राशि, टोटल अमाउंट ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इंटू हाफ, 5.5 मंथ यानी 5.5 महीना इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये ब्याज की गणना की जाएगी। इसमें होता है जैसे कि प्रत्येक यदि साझेदार प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को निकालता है, तो महीने के वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं उसको कहेंगे n+1/2, जो पीरियड बनेगा उस अवधि का। जैसे कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को निकालता है तो n12+1/2 यानी 6.5 महीने। यदि प्रत्येक महीने के मध्य में निकालता है तो ऐसी कंडीशन में n/2 यानी 12/2 यानी 6 महीने का ब्याज। यदि प्रत्येक महीने के अंत में निकालता है तो n-1/2 यानी 12-1/2 यानी 5.5 मंथ, 5.5 महीने। यदि प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ में निकालता है तो उस कंडीशन में n तो वही 12, लेकिन त्रैमासिक का मतलब एक क्वार्टर होता है, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो उस समय यहाँ पर आपके
प्लस क्वार्टर के महीने लिखे जाएंगे 3, यानी प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में यदि वो आहरण करता है तो 12+3/2 यानी 7.5 महीने का। प्रत्येक क्वार्टर के मध्य में वो आहरण करता है तो वही आपके 12/n प्लस कुछ नहीं होगा, n+0/2। यदि प्रत्येक क्वार्टर के एंड में करता है तो n- क्वार्टर, क्वार्टर यानी 3 यानी 9 महीने, 9/2 4.5 महीना, ये हो गए। इस प्रकार ये आहरण का ब्याज दिया जाएगा, साझेदार से वसूल किया जाएगा ये आहरण का ब्याज। लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साझेदार के में लाभों का विभाजन करते समय जो खाता खोला जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाते के अंतर्गत जो लाभ हानि खाते के द्वारा प्रकट किया गया लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। लाभ, कोई आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, तो ऐसी दशा में लाभ हानि नियोजन खाते का मतलब होता है कि साझेदारों में लाभों का नियोजन यानी विभाजन करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि खाते के द्वारा प्रकट किए गए प्रॉफिट को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित किया जाता है। फिर लाभ हानि नियोजन खाते में यदि साझेदारी से लेख में प्रावधान हो तो उन मदों का आलेखा उस खाते में किया जाएगा। पूंजी का ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के डीआर में लिखेंगे। साझेदार का पारिश्रमिक, पूंजी का ब्याज, साझेदार के पारिश्रमिक फॉर एग्जांपल सैलरी, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में आएगा। आहरण का ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाया जाएगा कि लाभ हानि नियोजन खाते के शेष को साझेदार में उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा और उनके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया, पूंजी खाता या चालू खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में प्रविष्टियां, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर पूंजी के ब्याज को ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन फॉर एग्जांपल सैलरी, बोनस, कमीशन, तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर ट्रांसफर करेंगे रेम्यूनरेशन को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन फॉर एग्जांपल सैलरी, बोनस, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर लाभों का साझेदारों में उनके लाभ हानि का अनुपात में बांटा जाता है। तो उस दशा के अंतर्गत यदि प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यदि लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब ये फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2017 पूंजी क्रमशः आपके 80,000 और 60,000। ये कैपिटल 1 अप्रैल बिगनिंग द ईयर एक्स की 80,000 और वाई की 60,000 कैपिटल। एक्स एंड वाई पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है एवं पूंजी पर 5% ब्याज लगाना वह वसूल किया जाना है। वह तय हुआ पूंजी पर 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये एग्री हुए। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जबकि इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ये चार्ज करना है। वाई को 48 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाना है जो व्यवसाय से नहीं निकाला। वाई को 48 रुपया वेतन सैलरी दी जाती है जो उसने नहीं निकाला, उसे व्यवसाय में रखा। 2017-18 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह एक्स ने 1,000 रुपया और वाई ने आपके 1,600 रुपया प्रति माह का आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया। प्रथम लाभ की संभावना में आहरण किए। प्रत्येक महीने की पहली तारीख को drawing by first date of each month X for personal use ₹1,000 per month or ₹1,600 per month, drawing for personal use X and Y। प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को ये आपको कहता है कि वर्ष के अंतर्गत लाभ पूंजी व आहरण का ब्याज की गणना करने से पूर्व किंतु वाई का वेतन घटाने के बाद 42,500 रुपये हुआ। साधारण में प्रत्येक वाई को 48 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है। वाई का पारिश्रमिक घटाने के बाद वाई को 48 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। वाई का पारिश्रमिक घटाने के बाद परंतु पूंजी और आहरण का ब्याज लगाने से पूर्व लाभ 42,500 हुआ। लाभ और नियोजन खाता बनाइए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
31 March 2018 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट है ये करंट ईयर का 42,500। ये प्रॉफिट ज्ञात करने से पहले पूंजी का ब्याज 48 का पारिश्रमिक तो घटा दिया था 4800 रुपये, लेकिन पूंजी पर ब्याज और आरण के ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया। तो पूंजी का ब्याज पूंजी वर्ष के प्रारंभ में लगी हुई है 1 अप्रैल 2017 को, तो पूरे वर्ष का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी का ब्याज और आरण का ब्याज लगाने से पूर्व प्रॉफिट है, लेकिन वेतन घटाने के बाद। तो जो जिसका लेखा हो गया उस मद को छोड़ दो और बाकी मदों को इसमें लिख दीजिए। जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया उसको छोड़ दो और जो मदद नहीं लिखी गई उस मदद का आप इसमें लेखा कर दीजिए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई 5% है, 8 पंजा 40 और 6 पंजा 30। आरण का ब्याज प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को आरण करता, हर महीने इक्वल राशि। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्स एंड वाई 12,000 6.5 महीने का ब्याज। ₹325 ब्याज। आठ 48 52 ₹520। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा एक्स एंड वाई।
मैनेजर को कमीशन प्रबंधक के कमीशन हेतु शुद्ध लाभ पर ऐसा कमीशन चार्ज करने से पूर्व के लाभों पर 5% देना है। तो मैनेजर कमीशन टू मैनेजर कमीशन ऐसे लाभों को चार्ज करने से पूर्व के लाभ, तो ऐसी कंडीशन में ये 5, ये 4, 8 और 13, 43,345। उसमें से ये 7,000 आपको ज्ञात है। उपरोक्त सभी मजा चार्ज करने से पूर्व तो मजा घटा भी प्रॉफिट आ गया आपके 5, 4, 3, 6, 36,345। लेकिन ये कहता आपको मैनेजर का कमीशन है ना, वो भी चार्ज करने से पूर्व आपके पास ये प्रॉफिट चार्ज करने से पूर्व के लाभों पर तो डायरेक्ट होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। पश्चात हो तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये पश्चात है, ये बिफोर है वो मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो फॉर्मूला है मैनेजर कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कमीशन घटाने के बाद या पश्चात यदि ये वर्ड हो तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि ये प्रॉफिट घटाने से के बाद प्रॉफिट है 100 रुपए, 5% कमीशन घटाया तो 5% जोड़िए घटाने से पूर्व क्या होगा 105। तो 105 पे 5 देना है तो 36,345 पे कितना देना होगा। तो ऐसा कमीशन घटाने के बाद या पश्चात वर्ड दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए, कमीशन आ जाएगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो यहां पर है आफ्टर चार्जिंग तो प्रॉफिट है 36,345, 5 अपॉन 105। ये आपके डिवाइड कर दीजिए 36,345 डिवाइडेड बाई 21, 5, 1, 3, 21 आता है 147। कितने 63, करीब करीब 1 समझ लो, आधे से अधिक है 1 समझ लो, 1761 रुपये, 1731 रुपए। अब इस 36,345 में से आप 1731 घटा दीजिए, ₹34,614 रुपए। इसको आप बांट दीजिए 3 और 2, 3 और 2 में आप इसको बांट दीजिए। शेयर ऑफ एक्स शेयर ऑफ वाई, ₹34,000
3 और 2 5, 3/5, 2/5, 56, 30। तेरह हजार 846 ये लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई ये था। कभी कभी क्या होता है संबंध में साझेदारों के बंद हुए खाता में समायोजन, इसका अर्थ ये होता है कि कभी ये ऐसा होता है कि साझेदारों के जो खाते तैयार किए जाते हैं तो साझेदारों के खाते बंद होने के बाद में पता चलता है कि कुछ मदें जो साझेदारी समझौते के अंतर्गत जारी लिखी जानी थी पुस्तिका में जो लिखना भूल गए या पिछली तारीख से कोई साझेदारी लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन करना है तो ऐसी कोई मदद जो पुस्तकों में लिखने से रह गई हो और अंतिम खाते बनने के बाद पता चलता है तो उस दशा के अंतर्गत ऐसी मदों का समायोजन किया जाएगा। तो समायोजन करने के लिए एक तो होता है केवल प्रविष्टि द्वारा अशुद्धियों का सुधार करना, प्रविष्टियों द्वारा सुधार या समायोजन करना, या दूसरा है प्रविष्टियों द्वारा। प्रविष्टि केवल एक प्रविष्टि करके एक ओनली वन एंट्री, सिंगल एंट्री मेड फॉर एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धि या का सुधार या समायोजन करने के लिए केवल एक प्रविष्टि की जाती है। ओनली वन एंट्री टू बी मेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एरर या एनी मिसिंग आइटम्स। प्रविष्टियों द्वारा इसका अर्थ यह होता है कि जितनी गलतियां हुई, जितने लेन देन बयान में लिखने से रह गए उन सब की प्रविष्टियां करके सुधार किया जाए। तो दो तरीके के आधार पर आपके बंद हुए
जो खाते बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद में यदि समायोजन करना है तो उस कंडीशन में किया जा सकता है। तो व्हेन द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एंड अकाउंटिंग बुक्स आर क्लोज्ड एंड आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स find out some items ignore not recorded in the books, then those items are recorded in the books by two methods. First, by single entry, second by entries प्रविष्टियों द्वारा। एक तो प्रविष्टि द्वारा, एक प्रविष्टियों द्वारा। प्रविष्टि में एक तालिका बनाई जाएगी, जितने साझेदार होते हैं उन प्रत्येक साझेदार के पूंजी के दो कॉलम बना दो, डेबिट एंड क्रेडिट। एक टेबल तैयार की जाएगी और उस टेबल के अंतर्गत एनालिटिकल टेबल, प्रत्येक पार्टनर के 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ये प्रिपेयर कर लीजिए। और जो लेन देन लिखने से भूल गए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसको किस तरफ लिखना था उस तरफ आप रिकॉर्ड कर दीजिए। उसके बाद में उससे लाभ हानि पे क्या इफेक्ट पड़ता था उसका भी लाभ हानि का अनुपात में साझेदारों में आप बांट दीजिए। उसके बाद दोनों पक्षों का योग करिए, डेबिट और क्रेडिट का योग करने के बाद डिफरेंस के बराबर की एंट्री की जाएगी। When the debit is short, then equal short amount partners account to be debited. When credit side is short, then difference equal difference partners account credited equal short amount. तो ऐसी कंडीशन में आपके प्रविष्टि द्वारा और प्रविष्टियों द्वारा to